नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कहानियाँ, कथाओं और तथ्यों के माध्यम से राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि सटीक इतिहास आप तक पहुँचे। क्योंकि देखिए, जो इतिहास है वो हमेशा जीते हुए लोगों द्वारा लिखाया गया। तो जीते हुए लोगों ने अपना इतिहास हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लिखा, क्योंकि हमारे देश पर बाहर के जो लोग हैं या जो मुस्लिम आक्रमणकारी या हमलावर हैं, उन्होंने हमले किए और उन्होंने जीत कर यहाँ पर जो उनके साथ के इतिहासकार है उन्होंने अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ा कर लिखा और हमारे राजाओं को कमतर आंका गया। और इसी का शिकार हुए थे हमारे कई राजा। जैसे हम राणा प्रताप को याद करते हैं, केवल उनको इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा अकबर के खिलाफ। हम राणा सांगा को केवल इसीलिए याद करते हैं कि बाबर के खिलाफ उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। लेकिन इनके अलावा भी उनकी बहुत अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं जिनको हम याद नहीं करते। मैं राजस्थान सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो शूरवीर योद्धा है, वीर है, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है अपनी हमारी मातृभूमि के लिए, शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, तो उनके इस पराक्रम को, उनकी इस वीरता को किताबों के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंचाया जाए। तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। ये राणा कुंभा है, वो राणा प्रताप के परदादा जी थे। तो देखिए, कोई भी राजा होता है उसकी दो तरह की उपलब्धियां होती है, उसकी दो तरह की अचीवमेंट होती है। पहली उपलब्धि है राजनीतिक उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि होती है सांस्कृतिक उपलब्धि। तो देखिए, राजनीतिक उपलब्धि का मतलब होता है कि उस राजा की राज व्यवस्था कैसी थी, उस राजा ने कौन कौन से युद्ध लड़े, किन युद्धों में वो जीता, किन युद्धों में वो हारा और कहां कहां या कौन कौन से स्थान पर उसने कब्जा किया। तो वो होती है राजनीतिक उपलब्धियां। इसके अलावा सांस्कृतिक उपलब्धियों में होता है कि उसने कौन से किले बनवाए, कौन से मंदिर बनवाए, कौन से साहित्य की उसने रचना की, गीत संगीत के क्षेत्र में उसने क्या किया। तो वो चीजें आती है सांस्कृतिक उपलब्धि के अंदर। जैसे आर्ट और कल्चर में उसने क्या किया। तो राजस्थान के जितने भी सूरवीर योद्धा हुए हैं उनकी राजनीतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। जैसे महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, दिवेर का युद्ध लड़ा और मुगलों से वो हर टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम वो लड़ते रहे। इसके अलावा भी बहुत से राजा, जैसे मालदेव हो गया, तो उनकी राजनीतिक उपलब्धियां तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो बहुत कम राजाओं की है, जिसमें राणा कुंभा का नाम सबसे पहले आता है सांस्कृतिक उपलब्धियों में। राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां भी उतनी ही है और उससे ज्यादा उपलब्धियां हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। राणा कुंभा का जो टाइम पीरियड है वो 1433 से लेके 1458 ईस्वी तक का है। इस पीरियड के दौरान राणा कुंभा मेवाड़ के राजा रहे थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। तो राजनीतिक उपलब्धियों में सबसे हम पहले पढ़ते हैं आवल बावल की संधि। आवड़ बावड़ की संधि।
आवड़ बावड़ की संधि कब होती है? 1453 ईस्वी में। तो देखिए पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि राणा कुंभा के पिता कौन थे? राणा मोकल। और राणा मोकल के पिता कौन थे? राणा लाखा। ठीक है, तो मोकल और लाखा, मोकल कुंभा के पिता है और मोकल के पिता कौन है? राणा लाखा। और पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था कि चाचा मेहरा और मेपा पंवार नाम के व्यक्ति ने राणा कुंभा के पिता राणा मोकल की हत्या कर दी थी। झीलवाड़ा राजसमंद में एक जगह वहां पर मोकल की हत्या कर दी थी, झीलवाड़ा में। झीलवाड़ा जगह अपने राजसमंद में। और उसके बाद में जो ये चाचा मेहरा और मेपा पंवार है वो राणा कुंभा को भी मारना चाहते थे, लेकिन जो मेवाड़ी सामंतों ने किसी तरह बचा के राणा को मेवाड़ पहुंचा दिया। तो मेवाड़ जाके कुंभा ने जो आप बीती पूरी बात है अपनी दादी हंसाबाई को बताई। हंसाबाई वही जो मेवाड़ की राजकुमारी थी जिसका विवाह राणा लाखा के साथ किया गया था। तो जब मोकल की हत्या कर दी गई तो जो हंसाबाई है वो क्या करती है? अपने भाई रणमल को, रणमल कहाँ का राजा है? मेवाड़ का। मेवाड़ वाले कौन है? राव रणमल। राव रणमल को बुलाती है और अपने पोते कुंभा का संरक्षक बनाती है। और राव रणमल क्या करता है? चाचा और मेरा को क्या करता है? मार देता है। और जो मेपा पंवार है और चाचा का एक बेटा था एक्का, वो भाग के मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले जाते हैं और वहां पर शरण लेते हैं। रणमल ने चाचा मेरा मेपा पंवार को मार दिया और धीरे धीरे क्या है कि मेवाड़ में जो रणमल और उसके परिवार या उसके जो लोग हैं उनका प्रभाव मेवाड़ में बढ़ता गया। तो मेवाड़ में दो शाखाएं बढ़ गई इसके बाद में। एक तो सिसोदियों का प्रभाव हो गया, मतलब सिसोदिया तो मेवाड़ वाले ही थे, और एक राठौड़, दो गुट बन गए। और रणमल ने क्या कर दिया? सिसोदिया का नेता था राघव देव, राघव देव को मरवा दिया। और धीरे धीरे क्या रणमल के मन में लालच आया और वो कुंभा को मार के पूरे मेवाड़ का राजा बनना चाहता था। जो मारवाड़ है, मारवाड़ तो ऑलरेडी रणमल के पास है और वो मेवाड़ को भी हथियाना चाहता था। लेकिन बाद में चुंडा को मालवा के हुसैन से बुला के और रणमल की भारमली जो दासी है उसकी सहायता से हत्या कर दी गई। और रणमल का बेटा था जोधा, जोधा से मंडोर छीन लिया गया। और मंडोर पर किसका अधिकार हो गया? मेवाड़ वालों का। मेवाड़ वालों का कहां पर अधिकार है? मंडोर पे भी, और मेवाड़ तो इनका है ही। ठीक है, तो अब देखिए, अब जानते हैं कि आवड़ बावड़ की संधि कब हुई, कब। तो मेवाड़ वालों ने मारवाड़ पे कब्जा कर लिया और वास्तव में मारवाड़ पर अधिकार किसका था? जोधा का। तो 15 सालों के संघर्ष के बाद जब ये जोधा है मेवाड़ को जीत नहीं पाया, तो जो कुंभा की दादी है हंसाबाई, हंसाबाई की मध्यस्थता में कुंभा और जोधा के बीच में 1453 ईस्वी में आवड़ बावड़ की संधि होती है। संधि किस लिए होती है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई इसमें। देखिए एक हरी भरी झाड़ी होती है आवड़, वो होती है कहां पर? मेवाड़ में। और बबुल जिनको हम बमड़ भी बोलते हैं वो कहां होती है? अपने मारवाड़ में। तो इस संधि के तहत कहा गया कि जिस एरिया में आवड़े की झाड़ी है वो किसका होगा? मेवाड़ का। और जिस एरिया में बमड़ की झाड़ियां जहां स्टार्ट हो जाती है वो किसका होगा? मारवाड़ का। तो पाली में एक जगह सोजत, सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया। ठीक है, और इतना जब हो ही गया तो क्या होता है कि जो संधि है
उसको और मजबूत करने के लिए राजस्थान के या मध्यकालीन के जो राजा थे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किया करते थे। तो जोधा की बेटी थी सरगार कंवर। जोधा अपनी बेटी सरगार कंवर का विवाह किससे करता है? कुंभा के बेटे रायमल के साथ। तो ये थी आवड़ बावड़ की संधि। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कब हुई? 1453 में। किसके मध्य? मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राणा राव जोधा के बीच में। किस लिए हुई? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई, या मेवाड़ और मारवाड़ का जो एरिया है वो बांट दिया गया, और जो इसकी मध्यस्थता वो किसने की? हंसाबाई ने। और लास्ट में जोधा अपनी बेटी सरगार कंवर का विवाह है कुंभा के बेटे रायमल से करता है। तो ये थी राणा कुंभा की पहली राजनीतिक उपलब्धि। इसके बाद में दूसरी चीज पढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं सारंगपुर का युद्ध। कब होता है? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? तो मेवाड़ की ओर से कौन है? राणा कुंभा। और मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। ये कहां का शासक है? मालवा। तो युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं। एक तो सीधा सीधा याद रखना कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। तो देखिए, कुंभा के पिता जो मोकल है, मोकल के हत्यारे थे एका और महपा पंवार। उसको शरण किसने दी? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने। तो कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम के पास मैसेज या जो संदेश भिजवाया कि जो मेरे पिता के हत्यारे आप उनको मुझे सौंप दीजिए। लेकिन ये महमूद खिलजी प्रथम क्या करता है? मना कर देता है कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि बंदे मेरी शरण में आए तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। पहला कारण कि मेरा नहीं, एका और महपा पंवार जो किसके तेरे मोकल के तेरे कहां पर शरण ले रखी उन्होंने? मालवा के महमूद खिलजी की ओर। और इससे कुछ दिनों पहले जो ये महमूद खिलजी है, इसका एक विद्रोही था उमर खां। उमर खां को किसने शरण दी? कुंभा ने। तो महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खां को कुंभा ने शरण दी और सारंगपुर पर कब्जा करवा लिया था। ठीक है, एक ये कारण हो गया। तीसरा कारण साम्राज्यवादी विस्तार। कि हर राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो ये तीन कारण थे इस युद्ध के। जीतता कौन है? राणा कुंभा इस युद्ध में जीत गया और महमूद खिलजी हार गया और महमूद खिलजी को कैद कर लिया गया। तो ये थी दूसरी राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धि। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। कारण क्या रहे कि कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे थे एका और महपा पंवार। उसको शरण किसने दी? मालवा के महमूद खिलजी ने। और खिलजी का एक विद्रोही था उमर खां, उसको किसने शरण दी? राणा कुंभा ने। और दोनों राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ये दूसरी उपलब्धि थी राणा कुंभा की। इसके बाद हम पढ़ते हैं नागौर का उत्तराधिकार युद्ध।
नागौर में भी अपने लंबे समय तक मुस्लिमों का शासन रहा था। और जब राणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे तो अपने नागौर में था फिरोज खां का शासन। लेकिन जब फिरोज खां की मृत्यु हो गई तो राजा बनता इसका बेटा शम्स खां। लेकिन फिरोज खां का एक भाई है मुजाहिद खां। मुजाहिद खां राजा बनना चाहता है तो मुजाहिद खां ने क्या किया, शम्स खां को पीट के भगा दिया। तो शम्स खां कुंभा की सहायता से फिर से नागौर का राजा बनता है। कुंभा इसकी सहायता करता है तो कुंभा ने शम्स खां को कहा कि मैं तुम्हारी सहायता तो करूंगा लेकिन तुम मेरे सामंत बन गए, मेरे अंडर में काम करोगे और मुझे टाइम टू टाइम टैक्स दिया करोगे। और मुजाहिद खां को हटा दिया गया वहां से। लेकिन नागौर जीतने के बाद शम्स खां क्या करता है कि जो शर्तें थी और कुंभा और शम्स खां के बीच उनका उल्लंघन कर देता है और नागौर किले की मरम्मत करवाता है और कुंभा को कोई वो टैक्स भी नहीं देता है। तो कुंभा नागौर पर आक्रमण कर देता है और शम्स खां भाग के कहां चला जाता है, गुजरात के राजा के पास। ठीक है, गुजरात का राजा कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। और शम्स खां अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन शाह से करता है और गुजरात वालों से सहायता लेता है। गुजरात और का राजा कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां दोनों मिलके कुंभा से युद्ध करते हैं लेकिन दोनों हार जाते हैं। तो गुजरात को भी किसने हराया था, कुंभा ने हराया था और नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। और शम्स खां ने कुंभा की शर्तें नहीं मानी। फिर शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को मिलकर कौन हराता है, कुंभा हराता है। इसके बाद में चांपानेर की संधि। कब होती है, 1456 ईस्वी में। किस किस के बीच होती है, तो गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। और महमूद खिलजी प्रथम का जो प्रतिनिधि था इस संधि में वो कौन था, ताज खां। ताज का कौन था प्रतिनिधि, किसका, खिलजी का। तो संधि में क्या शर्त हुई कि दोनों राजा आपस में मिलेंगे, आपस में गठबंधन करेंगे, कुंभा से युद्ध करेंगे और मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी चांपानेर की संधि। दोनों गुजरात और मालवा का गठबंधन हो गया और इसके बाद में अगला युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। युद्ध कब होता है, 1457 ईस्वी में। किस किस के बीच, गुजरात का कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन है, महमूद खिलजी प्रथम। इधर कौन है, राणा कुंभा मेवाड़ का शासक। ये कहां का है, गुजरात का। और ये कहां का शासक है, मालवा का। तो बदनौर के युद्ध में कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराया था और इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कुंभा जीत गया और ये दोनों हार गए। तो ये था बदनौर का युद्ध जिसमें भी राणा कुंभा की विजय हुई।
और इसके बाद में एक सिरोही विजय हो रहे हैं। तो जब गुजरात का जो कुतुबुद्दीन शाह था वो राणा कुंभा से युद्ध लड़ने जा रहा था, तो इस बीच में सिरोही का शासक था सैसमल देवड़ा। सैसमल देवड़ा ने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह की सहायता की और इस बाद में कुंभा ने नरसिंह डोडिया, जो कुंभा का सेनापति था, इसके नेतृत्व में सेना भेजी और सिरोही पर आक्रमण किया और सिरोही को अपनी ओर मिला लिया। तो ये थी अपने राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, जिसमें पहले आवड़ बावड़ की संधि है, फिर सांगानेर के युद्ध में उनकी विजय, सारंगपुर के युद्ध में उनकी विजय है। इसके बाद में नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में उन्होंने भाग लिया। इसके बाद में बदनौर के युद्ध में गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराया और सिरोही पर विजय कर ली। तो ऐसा करके देखा जाए तो जो ये कुंभा है, कुंभा ने आसपास के काफी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें गुजरात है, मालवा है, अजमेर है, नागौर है, बूंदी है, सिरोही है, आबू है, खाटू है, चाटसू है, इतने जो एरिया थे वहां पर कुंभा ने अपना अधिकार कर लिया था। तो ये थी कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं से कुंभा ने 56 युद्ध लड़े थे और 56 के 56 युद्ध कुंभा जीते थे। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं राणा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि कल्चर और आर्ट में राणा कुंभा का क्या योगदान है। एक अपने प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्यामल दास। इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। इस वीर विनोद में ऐसा कहा गया है कि राजस्थान के 84 किलो में से, 84 फोर्ट्स में से या किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। कि राजस्थान के पूरे 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। उसमें जो मुख्य मुख्य किले हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला किला कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा अचलगढ़, तीसरा है बसंतगढ़, ऐसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं, चौथा मचान दुर्ग, पांचवा भौमट दुर्ग, छठवां है बेराट दुर्ग। ये मुख्य मुख्य दुर्ग है जो राणा कुंभा ने बनवाए थे। मचान, ये जो अपने मेवाड़ का जो एरिया है जिसको मेदपाट प्रागवाट कहा जाता है, तो इसमें एक जाति रहती थी मेड़ जाति। मेड़ जाति के उपद्रव को शांत करने के लिए कौन सा किला बनाया? मचान। भौमट दुर्ग किस लिए बनाया? भीलों के उपद्रव को शांत करने के लिए। ठीक है। बसंतगढ़, सिरोही, सिरोही की सीमा को सुरक्षित करने के लिए कौन सा किला बनाया? बसंतगढ़। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था।
और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो एक संप्रति नाम का राजा है, मौर्य राजा है संप्रति। लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जिसको माना गया है वो कौन है, अपने राणा कुंभा ही है। ठीक है, तो कुंभा ने ये किला बनवाया था। तो कुंभलगढ़ में ही एक और किला है जिसे क्या कहते हैं, कटारगढ़, जो राजा का निजी स्थान होता था। कौन सा होता था, कटारगढ़। तो ये है प्रमुख किले जो किसने बनवाए, अपने राणा कुंभा ने। प्रमुख मंदिर, कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर है जो किसने बनवाए, राणा कुंभा ने। तो सबसे पहले मंदिर है कुंभा स्वामी मंदिर। ये कहाँ का बनवाए, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन सभी दुर्गों में कुंभा स्वामी मंदिर बने हुए हैं। इसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर वैसे तो इनका एक सेठ था धरणक शाह, धरणक शाह ने बनवाए थे। लेकिन जो कुंभा है उसने 99 बीघा जमीन 99 बीघा जमीन दान में दी थी इन जैनों को। इसके बाद में एकलिंग जी का मीरा मंदिर, इसके बाद में एक है सारणेश्वर मंदिर, एक है सरगार चौरी मंदिर, सरगार चौरी मंदिर भी एक जैन थे, इनके कोषाध्यक्ष वेलाक, इन्होंने बनवाए थे। तो ये इनके मंदिर है। एक नागदा का सास बहू का मंदिर, तो ये राणा कुंभा के प्रमुख मंदिर है, जिसमें एकलिंग जी का मीरा मंदिर, कुंभा स्वामी मंदिर जो 3 जगह बनवाए थे, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, रणकपुर के जैन मंदिर, सारणेश्वर मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, सरगार चौरी मंदिर, ये सारे मंदिर किसने बनवाए, अपने राणा कुंभा ने बनवाए थे। इस बीच में एक चीज हम पढ़ना भूल गए, विजय स्तंभ।
कब बनवाया? 1437 में। क्यों बनवाया? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। तो आइए कुछ चीजें जानते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ भी। कैसा है? 9 मंजिला। इसके जो वास्तुकार है जेता, पुंजा, पामा और नापा। इसकी जो 5वीं मंजिल है उस 5वीं मंजिल में इनका नामों का उल्लेख मिलता है। वास्तुकार 5वीं मंजिल में। विजय स्तंभ को और क्या कहा जाता है? तो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने नहीं, अबुल फजल नहीं है, कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? दिल्ली के कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार। और एक इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किसने की है? रोम के टार्जन टावर से। और इसे और क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। और क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति कोष या मूर्ति संग्रहालय। तो ये था विजय स्तंभ के बारे में। किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। क्यों बनवाया? सारंगपुर विजय में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। उसकी जीत की खुशी में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये 9 मंजिला है। इसके जो वास्तुकार है वो जेता, पुंजा, पामा और नापा है। 5वीं मंजिल में इसका उल्लेख मिलता है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार है कर्नल टोड, उन्होंने विजय स्तंभ की तुलना दिल्ली की कुतुब मीनार से की है। और जो प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन है, उन्होंने विजय स्तंभ की तुलना इटली के टार्जन टावर से की है। इसके उपनाम क्या क्या है? मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है, हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति संग्रहालय कहलाता है। और इसके अलावा जो अपना राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, वो भी क्या है? विजय स्तंभ है। और अपने राजस्थान पुलिस है, उसका भी जो लोगो है या प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संगठन है, उसका भी जो प्रतीक चिन्ह क्या है?
विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ प्रस्थिति, इसी में इसकी उल्लेख मिलता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसी में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये था विजय स्तंभ के बारे में। इसके बाद में कुंभा की उपाधियां। पहली उपाधि हिंदू सुल्तान, दूसरी उपाधि है महाराजा धीराज, तीसरी उपाधि है अभिनव भ्रताचार्य, चौथी उपाधि है दान गुरु, पांचवी उपाधि है राजगुरु, छठवीं उपाधि है शैल गुरु, सातवीं उपाधि है छाप गुरु, आठवीं उपाधि है संगीत राज, तो ये प्रमुख उपाधियां हैं राणा कुंभा की। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान मतलब हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ। तो मुस्लिम शासकों द्वारा ये उपाधि किसको दी गई थी? महाराणा कुंभा को दी गई थी। महाराजा धीराज, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? राणा कुंभा, इसलिए राणा कुंभा को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण इनको क्या उपाधि दी गई? अभिनव भट्टाचार्य। छाप गुरु, छाप गुरु इनकी जो उपाधि है वो छापामार युद्ध पद्धति के कारण इनको दी गई। दान गुरु, दानी होने के कारण। राजगुरु, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ। शैल गुरु, यानी पहाड़ी क्षेत्रों का विजेता होने के कारण और संगीत में श्रेष्ठ होने के कारण इनको संगीत राज उपाधि दी गई। तो ये प्रमुख उपाधियां हैं किसकी? राणा कुंभा की। और संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये रचनाएं लिखी। तो देखिए, इतना योग्य, कुशल, साहसी, वीर राजा है राणा कुंभा, जिनकी राजनीतिक उपलब्धियां तो उतनी है जितनी महाराणा प्रताप की है, राणा सांगा की है। और इनके साथ साथ इन्होंने ये जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। कि अनेक इन्होंने किले बनवाए, अनेक इन्होंने मंदिर बनवाए, बावड़ियां बनवाई, तालाब बनवाए। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने पुस्तकें लिखी। हाँ, एक और चीज, राणा कुंभा को वीणा बजाने का शौक था। वीणा बजाने में निपुण है। और साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिसमें कई इतिहासकारों को इन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया। और कई शिल्पीकारों को, जैसे मंडन है, जेता है, पोमा है, नापा है, पुंजा है, अत्री है, महेश है, इत्यादि लोगों को अपने
दरबार में शरण दी। तो एक इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी इन राजाओं का वो स्थान नहीं है हमारे भारत के इतिहास में जो होना चाहिए। इनके इतिहास को छुपाया गया। देखिए हुमायूं है, हुमायूं का क्या इतिहास है? कोई इतिहास नहीं है। सबसे पहले तो क्या होता है, किससे हार जाता है? शेरशाह सूरी से हार जाता है, इधर उधर घूमता हुआ फिरता है और जो राजस्थान के राजा है उनकी शरण लेता हुआ फिरता है और लास्ट में लड़खड़ाता हुआ मारा गया। लेकिन दुख की बात यही है कि इतिहास इन्हीं लोगों द्वारा लिखा गया, तो हमें इनका इतिहास पढ़ना पड़ता है, जबकि इनका इतिहास कुछ नहीं है। और लेकिन जो राणा कुंभा है, कुंभा का इतिहास इतना विस्तृत है, तो लोगों ने ये डाउट करना शुरू कर दिया कि एक बंदा इतनी चीजें नहीं कर सकता। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, उन सबसे प्रमाणित है कि जो राणा कुंभा है वो राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ ये जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनमें भी उन्होंने भरपूर योगदान दिया था। तो राजस्थान सरकार से यही उम्मीद रहेगी जो हमारे मध्यकाल के जितने भी राजा हैं उनका इतिहास मतलब उसको बढ़ावा दें। राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा ने जितने दुर्ग बनवाए थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है, कौन सा दुर्ग है? अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। उसके बारे में थोड़ा चीज़ा पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे पहले इसका शिल्पकार या किसने बनवाया? बनवाया तो कुंभा ने था, लेकिन जो बनाने वाला इसका जो आर्किटेक्ट है या डिजाइनर है वो कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। इसीलिए कुंभलगढ़ की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे बड़ी जो दीवार है वो कहाँ की है? चाइना की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन जो हमारे भारत की सबसे बड़ी दीवार है वो कहाँ की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक किला है और इसके अंदर एक किला है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। कटार की आकृति होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है। तो कटार से एक याद आया, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे राजस्थान के किस शासक को कटार का धनी कहा जाता है। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और राणा कुंभा के बारे में। देखिए इस YouTube प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमने इंस्टाग्राम पे भी राजस्थान इतिहास की मुहिम शुरू की है।
और एक पेज स्टार्ट किया जिसका नाम है मरुधर की कलम। तो YouTube प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप इंस्टा पे भी राजस्थान इतिहास से संबंधित कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको और मजबूत बना सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो हमेशा यही रहता है कि सटीक और सही इतिहास आप तक पहुंचे। तो इस पेज और हमारा जो YouTube चैनल है उस दोनों से आप ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।